Good evening, guys. Welcome back to my channel. And today we will be covering second part of the chapter, that is your concept of exchange risk. Okay, so risk is a very important chapter and very important topic, I must say, in the 11th chapter. And we will try our best to understand this particular concept as easy as possible. Okay. Now, what is the meaning of this particular concept? मतलब exchange risk होता क्या है? ठीक है, इसको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझना पड़ेगा बिकॉज ऐसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा. ओके, लेट्स से आप इंडिया में एक एक्सपोर्टर हो एंड आपने यूएस में एक्सपोर्ट किया. ओके, लेट्स से 3 मार्च को ये एक्सपोर्ट हुआ जब हमारी करेंसी 80 रुपीज पे चल रही थी. ओके, तो आपने लेट्स से $1,000 का इंपोर्ट किया एंड एक्सपोर्ट किया एंड यू विल बी गेटिंग इन रिटर्न हाउ मच? 1000 into 80,000. ठीक है, अगर सेम डे तुम्हारे पैसे आ गए, 3 मार्च को तुमने एक्सपोर्ट किया यूएस में, लेट्स से मैंगो. ओके, आजकल आईपीएल में इफ यू नो बाय टुडे मैंगो हैज बिकम वेरी फेमस. सो इंडिया ने यूएस को एक्सपोर्ट किया मैंगोस एंड इट वाज वर्थ अराउंड $1,000. सो अगर ये रेट चल रहा है तो एक्सपोर्टर विल गेट 80,000 रुपीज. फाइन. नाउ कंसिडर अनदर सिनेरियो. इसमें क्या होता है कि आज आपने एक्सपोर्ट कर दिया बट इंपोर्टर बोलता है मैम मैं ना आपको 5 जून को पेमेंट दूंगा, मतलब 1 महीने बाद पेमेंट दूंगा. आप कहते हो ठीक है, आपको अभी एक्सचेंज रिस्क का कंसेप्ट नहीं आता. आप बोलते हो हाँ हाँ सर, आप कर लो, आराम से कर देना पेमेंट. भैया थोड़े समझदार बनो. अगर 5 जून को रेट 80 की जगह 79 हो गया तो आप कितना मिलेगा? अब आपको 79,000. आपको कितने का लॉस हो गया? 1,000 का. जहां आपके 80,000 रुपीज आ रहे थे, अब आपके 79,000 आएंगे. सो दिस इज नोन एज द exchange risk. ओके, सो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस कितना हुआ था हमारे केस में? 1,000. क्यों हुआ था? क्योंकि एक्सचेंज रेट 80 से 79 आ गया था इन 1 मंथ, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर को 80,000 की जगह सिर्फ 79,000 रुपीज मिले थे. ओके गाइस, डिड यू गेट द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रिस्क? क्या होता है ये रिस्क एंड व्हाई डिड इट एक्चुअली हैपन? ओके, क्या इसमें एक्सपोर्टर की गलती है? नो. क्या इसमें इंपोर्टर की गलती है? नो. ये किसकी वजह से हुआ है? एक्सचेंज रेट में रेट्स की डिफरेंस आने की वजह से. ओके, so this is the meaning of the exchange risk. This is a easy topic. What are the types of exchange risk? First of all comes your transaction or conversion exposure. इसका मतलब क्या होता है? It is a risk which is actually associated between the date of transaction and date of settlement. जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, जहां पे मैंने कहा था कि 3 मार्च को एक्सपोर्टर ने मैंगोस भेज दिए बट यूएस वाले बंदे ने पेमेंट की थी 5 जून को, जिसकी वजह से कैश फ्लोस चेंज हो गए. अगर उस दिन आते तो 80,000 आए और जून में आए तो 79,000 आए. ओके, so this is how the transaction risk actually happened. So I hope this is clear. Transaction risk क्यों हुआ? क्योंकि हमारी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डेट ऑफ सेटलमेंट में एक्सचेंज रेट में डिफरेंस आ गया. इट बिकेम फ्रॉम 80 to now 79. What is the second? Second is the translation or accounting risk.
ये होता है जब हमारी एसेट एंड लाइबिलिटीज फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेट होती है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो होती है डोमेस्टिक करेंसी में। अब मैम कहोगे मैम कुछ समझ में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस। नाउ रिलायंस हैज टू subsidiaries. Fine. First subsidiaries is actually in India and another is in, let's say, Japan. Okay. एंड इसका लेट्स से मेन पेरेंट कंपनी इंडिया में है, तो कंसोलिडेशन कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। ठीक है। नाउ जापान की करेंसी चल रही है 1 येन इज इक्वल टू 10 रुपीज। आई नो दिस इज वेरी रॉन्ग बट हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। तो 1 येन इज इक्वल टू 10 रुपीज। फाइन गाइस, डिड यू गेट इट? अब आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ यहाँ पे, जब हम प्रॉफिट शो कर रहे थे तो हमारे प्रॉफिट्स 90,000 आ रहे थे, जिसमें से एसेट लाइबिलिटीज 50,000 आ रहे थे, फिर 50,000 हमारी एसेट्स आ रहे थे। ओके। क्या हुआ वहां पे? 90,000 था। अब ये सब डिनोमिनेटेड है येन में, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ बनी हुई है? ये जापान में, राइट। हम क्या करेंगे कंसोलिडेशन करने के लिए? ये सारी येन की करेंसी हम इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो उसकी वजह से जो लॉस या गेन आएगा दैट इज नोन एज द ट्रांसलेशन और अकाउंटिंग एक्सपोजर। ठीक है। ये क्यों आया? इसमें कोई कैश की वजह से आया कि कैश लेट आया या नहीं? नहीं, ये सिर्फ हमारे आया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की वजह से, जो दो डिफरेंट कंट्रीज में बन रही थी, हमारे केस में जापान एंड इंडिया में। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। लेट्स से आज मैंने कोई कंपनी खोली, ठीक है, इंडियन कंपनी है, इसका नाम रखते हैं क्या नाम रखे? येलो। ठीक है। येलो कंपनी खोली और ये फूड की कंपनी है। ओके। मैंने बहुत बड़ा बिजनेस बन गया, मैंने न्यूयॉर्क में एक और कंपनी खोल ली, ठीक है, विच इज एक्चुअली अ सब्सिडरी एंड आई एम अ पेरेंट। फाइन। मुझे पता चला सब्सिडरी के एसेट न्यूयॉर्क में कितने हैं? 1 मिलियन US डॉलर। ठीक है। नाउ रिपोर्टिंग मुझे कहाँ करनी है? इंडिया में। कंसोलिडेशन कहाँ पे होगी? पेरेंट में, मतलब रुपी में होगी। तो जब ये 1 मिलियन डॉलर इंडिया में आएगा, मतलब इंडिया में अकाउंट होगा, तो इस पे या तो कुछ गेन होगा या कुछ लॉस होगा। दिस इज नोन एज द ट्रांसलेशन एक्सपोजर। ओके। दी ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर इज यहाँ पे कोई कैश फ्लो इन्वॉल्व नहीं होता, इट्स जस्ट दी अकाउंटिंग थिंग। नाउ इकोनॉमिक और ऑपरेटिंग एक्सपोजर, ये क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड चेंज हो गया इन एक्सचेंज रेट। सो अनएक्सपेक्टेड चेंज होने की वजह से हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज हिल गए। ठीक है। अब हमने क्या किया था? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से रिवेन्यू, हमने 2022 मतलब 2 जून को कैलकुलेट किया कि मुझे ना एक पेमेंट आने वाली है एंड उस टाइम शायद रेट 80 रुपीज चल रहा होगा, तो उसके हिसाब से मुझे 80,000 रुपीज आएंगे लेट्स से अक्टूबर में। ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू भी कंसिडर कर लिया। अगर तुमने FOI पढ़ा हो तो तुम्हें पता होगा प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। ठीक है भैया, मैं लगा के बैठी हूँ कि मेरे अक्टूबर में US के बंदे से 80,000 रुपए आने हैं, और मैंने सारा प्रेजेंट वैल्यू में कैश मतलब सारा प्रिडिक्ट करके बैठी हूँ, रिवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट, सब कुछ। बट पता चलता है कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज हो गए।
ड्यू टू विच गे रेट्स 80 की जगह सीधा, मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट किया था 69 हो गए। ठीक है, तो देयर इज अनएक्सपेक्टेड चेंज। पता है, इसको कुछ टीचर्स अलग वे में भी समझाती है, मैं बताती हूँ कैसे। लेट्स से जापान है, ठीक है, अब ये ऑटोमोबाइल्स बनाता है एंड इसके टायर्स या इसका रॉ मटेरियल इंडिया से आता है। ठीक है, पहले इंडिया बहुत ही मतलब उसमें चल रहा था, आई वुड से इन अ डाउनवर्ड मैनर। तो हमने 79 के हिसाब से प्रॉफिट, सब कुछ अच्छा चल रहा था, प्रॉफिट कैश, तो जापान वालों को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट भी हो रहा था, अच्छा खासा रेवेन्यू भी अर्न कर रहे थे, परसेंटेज भी आ रही थी। ठीक है, पता चला इंडिया में बहुत ही ज्यादा अपवर्ड ट्रेंड आ गया एंड रुपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया एज कंपेयर टू येन, नाउ इट बिकेम 85। सो ये सब हिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, जो इंडिया से आने वाला है। ठीक है, तो 85 हो गया, अब मेरे सारे प्रॉफिट, सारा कैश, सारा रेवेन्यू हिल जाएगा और ये डाउन चला जाए। सो दिस इज ड्यू टू द इकोनॉमिक कंडीशन एंड नॉट, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन जो इंडिया में चेंजेस लाई है, इसकी वजह से कंपनीज क्या करती है, अलग अलग कंट्रीज में अपना बेस सेटअप करके रखती है। ठीक है, सो आई होप द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रिस्क इज क्लियर टू यू। मैम रिस्क तो हो गया, अब खुद को बचाए कैसे ये भी बता दो। दो तरीके होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। फर्स्ट मेथड इज एक्सपोजर नेटिंग। एक्सपोजर नेटिंग क्या होती है कि तुम अपने रिसीवेबल्स और पेबल्स मैच करके रखो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आउच मुझे लग गई, इंडिया में मेरी कंपनी है, ठीक है, मुझे पता है कि यूएस से $50 आने हैं बिकॉज मैंने माल बेचा है, एंड $50 ही मुझे पे करना है बिकॉज मैंने माल खरीदा भी था किसी और से। तो तुम अपने अकाउंट्स ऐसे मैच करके रखो कि तुम्हारे पेबल्स एंड रिसीवेबल एक दूसरे से मैच हो, जिससे फ्यूचर में अगर कुछ लॉस इससे हो रहा होगा तो ये रिकवर कर देगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे फायदा हो जाएगा पेबल में। ओके, तो एक्सपोजर नेटिंग क्या कहता है कि तुम अपने रिसीवेबल अपने पेबल ऐसे मैच करके रखो कि तुम्हारा लॉस और गेन दोनों ऑफसेट हो जाए। एंड पता है ये मेजरली जब पॉसिबल होता है जब तुम्हारे पेबल एंड रिसीवेबल सेम करेंसी में होते हैं। ठीक है, कि भैया ठीक है, अगर डॉलर बढ़ भी जाता है तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं ज्यादा पैसे दे दूंगा, तो नेट जीरो हो जाएगा। या तुम दूसरी कंडीशन ये बोल सकते हो कि हम दो ऐसे कंट्री के पेबल्स या रिसीवेबल मैच करके रखें जहां पे मुझे उम्मीद है कि अगर यूएस का डॉलर बढ़ा तो ठीक है, मुझे यहाँ पे पैसे ज्यादा पे करने पड़ेंगे, बट आई हैव अनदर बांग्लादेश का जहाँ पे ये करेंसी डेप्रिशिएट होगी, जहाँ पे मुझे फायदा होने वाला है, तो इसका फायदा and इसका लॉस ऑफसेट हो जाएगा। ठीक, नाउ डिनोमिनेशन इन द लोकल करेंसी, एक्सचेंज रिस्क पूरा का पूरा एलिमिनेट हो सकता है अगर तुम डिनोमिनेशन लोकल करेंसी में करो, अगर तुम अपना इनवॉइस लोकल करेंसी में बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इंडिया से यूएस मैंगो एक्सपोर्ट करे, मैंने बोला कि मुझे 9,999 रुपीज चाहिए ऑन 2 जून 2025। अब इस इंपोर्टर को 9,999 ही देने पड़ेंगे। ठीक है, मुझे नहीं लेना देना क्या यूएस डॉलर बढ़ गया घट गया, उसे तो उतने ही पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे जो मेरी ये करेंसी बना दे। एंड एज एन एक्सपोर्टर मैं अश्योर्ड हूँ कि मेरे पास 9,999 रुपीज आने वाले हैं, तो रिस्क का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, देखो ये बहुत ही कॉमन टेक्निक है जो आज के टाइम में फॉलो होती है। लेट्स से इंडिया में एक्सपोर्टर है, उसने यूएस में एक्सपोर्ट करे मैंगोस। अब मैंने
एक अकाउंट खुलवा लिया यूरोप में, ठीक है। मैंने क्या करा, यूरोप में एक अकाउंट खुलवा लिया, बैंक अकाउंट। सारी ट्रांजैक्शंस यहाँ से रूट होती है। मुझे किसी को पेमेंट देनी होती है तो मैं यहाँ से देती हूँ इंटरनेशनल पेमेंट, और मुझे कोई रिसीवेबल आते हैं या मुझे कोई पैसे आते हैं तो मुझे इससे आते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि सिर्फ जो नेट अमाउंट होता है वो ही मुझे फायदा या नुकसान होता है। ओनली द नेट बैलेंस हैज टू बी नाउ पेड, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं कोई अब्रॉड में अपना एक अकाउंट खुलवा लेती हूँ जहां से सारी ट्रांजैक्शन रूट होएगी, एंड एक्सचेंज रेट सिर्फ कितना होगा जितना वो नेट बैलेंस होगा, ठीक है। अगर 1,000 रुपए आने हैं और 800 रुपए जाने हैं, तो सिर्फ 200 रुपए के ऊपर जो एक्सचेंज रिस्क होगा उससे ही मैं एक्सपोज हूँ। द नेक्स्ट इज द लीड्स एंड द लैग्स। लीड्स का मतलब होता है जल्दी, एंड लैग का मतलब होता है लेट। अब ना, ये क्या हो गया, लेट्स से तुम इंडिया में एक एक्सपोर्टर हो, ठीक है। तुम्हें उड़ती उड़ती खबर आई है कि फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट होने वाली है। फॉरेन करेंसी अगर आज 80 रुपए की है तो ये 75 की होने वाली है। तो एज एन एक्सपोर्टर, अगर मुझे $1,000 लेने हैं तो मेरी रिसीट्स कम हो जाएंगी। सबको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे डेप्रिशिएट हो गई फॉरेन करेंसी तो मेरी रिसीट्स कम हो जाएंगी, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इंपोर्टर को फटाफट से फोन मिलाती हूँ, सर 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 सर, हेलो हेलो, आपको वो 5 जून को पेमेंट करनी थी ना, आप ऐसा करो मुझे 20 मार्च को कर दो। मैंने आपको 3 मार्च को गुड दिया ना, आप मुझे 20 मार्च को कर दो, मैं इससे ज्यादा लेट कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो वो कहते हैं ठीक है भाई, तू अभी ले ले। तो ये हो गया तुम्हारा लीड। मैं जल्दी जल्दी पैसे मंगवाती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे उम्मीद है कि फॉरेन करेंसी गिरने वाली है। एंड उल्टा हो गया इसका लैग। मैं एक्सपोर्टर हूं, अभी करेंसी 79 चल रही है, मुझे पता है कि ये फ्यूचर में जाके 85 होने वाली है। सर, कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं है, आप आराम से दो। आपको 15 जून को पेमेंट करनी थी ना, आप ऐसा करो जुलाई में पेमेंट करो, आराम से तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है। तो मुझे क्यों कर रही हूँ मैं ये डिले, क्यों कर रही हूँ पेमेंट, लैग क्यों कर रही हूँ? बिकॉज मुझे पता है कि फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट होने वाली है, ठीक है। सो ये थोड़ा एक्सपेक्टेशंस, तुम्हारी न्यूज, तुम्हारे नेटवर्क से थोड़ा वो हो जाती है। बट यस, तो दिस इज द लीड्स एंड द लैग्स। व्हाट आर द एक्सटर्नल मेथड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल इज द हेजिंग। हेजिंग को हम हमेशा रखेंगे प्रोटेक्शन फील्ड के नाम से, ठीक है। ये हमारे लिए होती है प्रोटेक्शन फील्ड, ठीक है। मैम, ये काम कैसे करती है हेजिंग? देखो, तुम बहुत तरीके से करवा सकते हो। एक तरीका मैं बताती हूँ जो मेरा फेवरेट तरीका है, मनी मार्केट हेज। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीका है, बट यस, आई विल एक्चुअली टेल यू मनी मार्केट हेज होता क्या है। देखो, तुम्हें पता है, लेट्स से तुम अगेन इंडिया, यूएसए, तुम्हें पता है $1,000 मेरे पास आने वाले हैं, ठीक है। अब मुझे, मतलब पैसा आने वाला है, देयर विल बी इनफ्लो ऑफ मनी, राइट। मैं क्या करती हूँ, आज ही बैंक से लोन ले लेती हूँ, यूएस बैंक से, ठीक है। कितने रुपए का? 1,000 रुपए का, ओके। तो मेरे पास आज ही पैसे आ गए, लोन लिया मैंने, ठीक है। अब देखो, अब 3 महीने बाद जब ये पैसे मेरे पास आएंगे, मैं ये बैंक लोन चुका दूंगी। तो आई विल इन इन्वेस्ट इन सच अ मैनर कि ये पूरा का पूरा रिस्क एलिमिनेट हो जाएगा, और टू सम एक्सटेंट इट विल एक्चुअली गेट कवर्ड, ओके। तो इससे क्या फायदा हुआ, लेट्स से मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आई इन्वेस्ट टू, बैंक कहते हैं कि 10% इंटरेस्ट है, ठीक है। एंड मुझे पता है 1 ईयर के बाद मेरी पेमेंट आनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसका 100 कितना हुआ यार, 990, 10%, ओके लेट्स से 10% है, ठीक है।
एंड मैं 990 का आज आउटफ्लो कर देती हूँ, ठीक है। नहीं यार, तुम इंटरेस्ट रेट मत लो, तुम ऐसे ही लो, विदाउट इंटरेस्ट फ्री लो, तुम इससे और कंफ्यूज हो जाओगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली मैं एक आउटफ्लो कर देती हूँ। अगर मुझे पता होता एक आउटफ्लो आने वाला है तो मैं एक इनफ्लो कर देती, मतलब मैं पैसे, हाँ, ओके, ठीक है। गाइस, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, वन मोर टू एक्सप्लेन द हेडिंग जो बुक में मेंशन्ड है, ठीक है। लेट्स से एक इंडियन फर्म है, यही मैंने बोला है बट ठीक है, लेट्स अगेन रीड इट फ्रॉम द बुक। ये इंडियन फर्म है जिसे पैसे मिलने हैं यूएस डॉलर में, लेट्स कीप इट एज 1000, ठीक है। हाँ, तो यही अमाउंट है कि आई विल एक्चुअली बोरो द रिक्वायर्ड अमाउंट इन डॉलर्स फॉर द पीरियड, कन्वर्टेड इनटू रुपीज एंड इन्वेस्ट देम, ओके। सो मैं क्या करूंगी, मैंने यूएस के बैंक में तुम्हें बोला था कि इन्वेस्ट कर दो, इसमें क्या बोल रहा है बुक में कि तुम सबसे पहले इसे रुपीस में कन्वर्ट करो और एक इन्वेस्टमेंट कर दो। तो अगर तुम्हें पता है यहाँ से इनफ्लो हो रहा है तो तुम यहाँ पे एक आउटफ्लो कर दो, ठीक है। सो फॉरगेट अबाउट दैट बोरो वाला एग्जाम्पल बिकॉज वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इससे पैसे तुम्हें आ जाएंगे, जाएंगे नहीं, ठीक है। तो तुम इन्वेस्ट करोगे बिकॉज तुम्हारे फ्यूचर में पैसे आने वाले हैं, ओके। To keep it short, very simple, to keep it actually less confusing, here's a conclusion कि अगर यूएस से पैसे आने वाले हैं तो हम आज कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे आज ही पैसे चले जाए, ठीक है। तो अगर आने वाले हैं तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी, अगर जाने वाले हैं तो मैं बोरो करूंगी, ठीक है, जिससे ये रिस्क एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ द फ्यूचर्स, आई गेस फ्यूचर्स मैंने पहले भी समझाया हुआ था वीडियो में। फ्यूचर क्या होता है, जब हम फ्यूचर एक्सचेंज एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फ्यूचर डेट में होता है एंड इट इज डन बाय द रेगुलेटेड एक्सचेंज, एंड ये सिर्फ उसी पर्टिकुलर डेट पे तुम एग्जिट कर सकते हो, ना कि कभी भी, ठीक है। सो दैट्स इट, आई होप अगर हेजिंग नहीं समझ में आया लास्ट का पार्ट तो बाकी पार्ट तो समझ में आया होगा, बिल्कुल ही बकवास नहीं समझाया मैंने, ठीक है। आई होप इट एक्चुअली हेल्प यू टू सम एक्सटेंट, इफ नॉट 100% देन एटलीस्ट 70 to 80%। And thank you so much guys, hope you like this particular chapter. All the best for your exam. Bye bye.